नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई और उसके बाद ये बैठक खत्म हो गई है। 12 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियों को अब छूट मिलेगी। बता दें कि डीजल वाहन अब इलेक्ट्रिक वाहन में बदल जाएंगे। मोटर वाहन टैक्सेशन को लेकर भी चर्चा की गई है। यूके SSSC में 15 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी मिल चुकी है। ये अहम बातचीत हुई है। त्रिस्तरीय पंचायतों को लेकर भी यहां पर इस बैठक में चर्चा हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, धामी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। मोटर वाहन टैक्सेशन को लेकर चर्चा हुई है। टैक्सेशन को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की मांग जारी रही और उस पर चर्चा हुई है। यूके SSSC में 15 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिल चुकी है। बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता भी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, धामी कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया, आखिरकार इस अहम बैठक में किन प्रस्तावों पर मोहर लगी है? हाँ देखिए निश्चित, बिल्कुल जिससे देखा जाए कि आज धामी कैबिनेट की बैठक थी, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई और करीब जो है 2 घंटे बैठक चलने के बाद बैठक खत्म हुई और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक में जो है करीब 12 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बघेल ने प्रेस वार्ता कर दी है। उन्होंने बताया कि शहरी विकास विभाग में 2013 में जो 859 पर्यावरण मित्रों को मृतक कोटे में रखा जाएगा। इसके साथ ही परिवहन विभाग में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी बैटरी से मिलने वाली सब्सिडी को एनएचए अकाउंट में रखने का निर्णय लिया गया है। यानी कि 50% गाड़ियों की कीमती अधिकतम 15 लाख होनी चाहिए। और इसके साथ ही परिवहन विभाग में मोटर वाहन के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को टैक्स माफ किया गया है। जो हाइब्रिड गाड़ियां मोटर वाहन होते हैं उनका टैक्स माफ किया गया है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर इस पर टैक्स होने की वजह से और अन्य राज्यों में टैक्स नहीं था, इस वजह से जो है यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इसकी जो है यहाँ पर जो है पंजीकरण कम हो रहा था। इस पर भी फैसला लिया गया है। इसके साथ साथ कार्मिक विभाग में 2 पदों पर यानी कांस्टेबल, उप निरीक्षक पर जो कांस्टेबल लेवल की परीक्षा होती है उसको अलग अलग होती थी, लेकिन अब उसको एक ही साथ कराने का फैसला लिया गया है। कार्मिक विभाग में भी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पूर्ण बने ढांचे को 62 पदों पर जो है 15 नए सर्जित पद किए जाएंगे। गृह विभाग में भी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जो विधिक विज्ञान प्रयोगशाला विभाग के अध्यक्ष उनको माना जाएगा। तो यानी कि देखा जाए तो करीब जो है को लेकर के 12 पद थे और गृह विभाग में मानवाधिकार के 47 पद थे, उन पर 12 नए पद सर्जित किए गए हैं। इसके साथ साथ पर्यटन विभाग में 4 योजनाओं को जो है मंत्रिमंडल में मंजूरी मिली है, जिसमें बद्रीनाथ मास्टर प्लान की योजना को मंजूरी मिली है। शेष नेत्र लोटस वॉल का पहला कार्य जो है वो उसको अनुमति मिली है। सुंदरीय चौक का कार्य, सुदर्शन चौक कलाकृति और प्री एंड रिवर्स कल्चर को लेकर के अनुमति मिली है। यानी कि ये जो पर्यावरण विभाग के पर्यटन विभाग की बात करें तो पर्यटन विभाग में 4 ऐसे जो है मंत्रिमंडल में मंजूरी मिली है, जिनको लेकर के काम वहां पर चलेगा मास्टर प्लान के तहत। वित्त विभाग की अगर बात करें तो पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम में पुरानी सेवा है तो उसको नई सेवा से जोड़ने के लिए भी मंजूरी मिली है, जो है आने वाले वक्त में लाभ मिलता नजर आएगा। जी बिल्कुल योगेश, 12 प्रस्तावों पर अहम बैठक होती है, बातचीत होती है, प्रस्ताव पारित हो जाते हैं, लेकिन इसके अलावा त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर भी चर्चा संभव थी। आखिरकार उसको लेकर क्या कुछ इसमें चर्चा हुई है? देखिए बिल्कुल ये माना जा रहा था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर भी जो है चर्चा होगी, लेकिन इस जो है उसमें किस तरह की चर्चा हुई है ये तो पूरा मामला सामने आया है, क्योंकि ना ही इसमें प्रस्ताव में कोई इस तरह के जिक्र हुआ है। लेकिन 12 जो है प्रस्ताव पर मोहर लगी, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर अभी तक जो सरकार है उसका अभी साफ नजर नहीं आ रहा है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के किस तरह का फैसला सामने आता है। ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्री हेमकुंड साहिब में पिछले 4 दिनों से रुक रुक कर हो रही बर्फबारी के बावजूद तीर्थयात्रियों का उत्साह चरम पर है। आज सुबह से गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पवित्र धाम में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं की लगातार आमद बढ़ रही है। मंगलवार को जहां रिकॉर्ड 8000 श्रद्धालु श्री हेमकुंड साहिब पहुंचे हैं, वहीं आज भी भीड़ यहां देखने को मिल रही है। भारी तादाद में संगत गुरु महाराज के धाम पहुंच रही है। आलम यह है कि कपाट खुलने के बाद 10 दिनों में अब तक 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे पहुंचकर पवित्र दरबार साहिब में मत्था टेका है। अभी आज मौसम बर्फबारी और बारिश का है जनपद में, और हेमकुंड में बर्फबारी हो रही है, तो वहाँ SDRF की टीम मौजूद है और गुरुद्वारा समिति के लोग भी वहाँ रेगुलर अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, और बर्फ़ हटाने का कार्य भी चल रहा है। और श्रद्धालुओं से विशेष अपील की जा रही है कि जब वो जा रहे हैं तो अपने
गर्म कपड़े साथ लेके जाएं, आवश्यक दवाइयाँ साथ रखें और यदि मौसम ज़्यादा प्रतिकूल है तो कहीं सुरक्षित जगह पे वो विश्राम करें और उसके बाद ही आगे की यात्रा। मौसम का हालचाल जान लेते हैं। हमारे संवाददाता संजय कुमार भी हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। संजय, आखिरकार हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए श्रद्धालु तो पहुंच रही है, लेकिन मौसम का मिजाज बदला बदला नजर आ रहा है। क्या कुछ जानकारी है? निशी जी, देखिए, निचले इलाकों में अभी सुबह से लगातार बारिश का दौर जारी है। ज्योतिर्मठ के जो निचले इलाके हैं, गोविंद घाट, बद्रीनाथ, पूरे इलाके में सुबह से बारिश जारी है और उच्च हिमालय में लगातार 4 दिनों से रुक रुक के बर्फबारी हो रही है। आप देख रहे हैं कि हेमकुंड साहिब वैली ऑफ फ्लावर में लगातार बर्फबारी हो रही है, लेकिन बावजूद इसके जो गुरु महाराज के प्रति जो अगाध आस्था दिखाई दे रही है, उसका ही नतीजा है कि 5,000 से ऊपर आज भी श्रद्धालु जो है श्री हेमकुंड साहिब के दर्शनों के लिए गए हैं। बारिश और बर्फबारी लगातार जारी है, लेकिन उसके बावजूद कड़ाके की ठंड में हिम सरोवर में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई जा रही है। और साथ ही जो उनके मंदिर के समीप ही जो श्री लक्ष्मण मंदिर जो हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, वहाँ पे भी श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। तो इस तरह उच्च हिमालयी क्षेत्र में जो है बर्फबारी और बारिश के बाद भी यात्रा जो है लगातार जारी है। हालांकि आज भी जो है ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश का अलर्ट जो है जारी है, लेकिन ये बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जो है कहीं न कहीं आस्था पर जो है कुछ काम नहीं कर पा रहा है। और यात्री जो है भगवान बद्री विशाल की कृपा से जो है चारों धामों में यात्रा के लिए आ रहे हैं और यात्रा जो है बिल्कुल अभी भी जो है जारी है और अपने चरम पर है। जी बिल्कुल संजय, देखिए, मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार यहाँ पर जो भी संकेत थे वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहे हैं। रुक रुक कर बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है और सबसे ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब में देखने को मिल रहा है कि बर्फबारी अपने चरम पर है। तो ऐसे में व्यवस्थाओं को किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है? जी देखिए, जो यात्रा संबंधी व्यवस्थाएं होती है वो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी जो ऋषिकेश से बद्रीनाथ ये हेमकुंड साहिब के बीच जो पूरा यात्रा प्रबंधन संभालती है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। SDRF, NDRF सहित तमाम जो पुलिस विभाग है गांगरिया में पुलिस चौकी सतर्क है, अलर्ट मोड पर है। जो ग्लेशियर जोन है वहाँ पे भी SDRF की तैनाती की गई है और ATF भी जो है हेमकुंड साहिब में तैनात है। साथ ही जो गुरु दरबार के जो सेवादार हैं वो भी वहाँ पे सेवा भाव से अपना दायित्व निभा रहे हैं। और कुल मिलाकर के जो मेरी अभी जो सीनियर मैनेजर हैं सरदार सेवा सिंह, उनसे इस संबंध में बात हुई तो उनका कहना है कि इस बार गुरु कृपा से जो है रिकॉर्ड तोड़ जो है संगत हेमकुंड साहिब पहुंच रही है। और 2 बजे के बाद जो है हेमकुंड साहिब से सभी तीर्थयात्रियों को अरदास के बाद जो है गुरुद्वारे से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। साथ ही SDRF भी लाउड स्पीकर से अनाउंस करके किसी को भी वहां रुकने नहीं दिया जा रहा है। और 2 बजे अरदास के बाद हर हाल में यात्रियों को डाउन नीचे यात्रा बेस कैंप गांगरिया भेजा जा रहा है। जी बिल्कुल संजय, कठिन परिस्थितियां हैं, बर्फबारी हो रही है, लेकिन उसी बीच यहाँ पर श्रद्धालुओं का उत्साह यहाँ पर बिल्कुल भी कम होता नहीं दिखाई दे रहा है और व्यवस्थाएं भी अपने चरम पर है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी कड़ी में श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के साथ अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क में भी पर्यटकों की आमद बढ़ने लगी है। मंगलवार 3 जून को जहां बर्फबारी और बारिश के साथ हेमकुंड साहिब यात्रा में एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 8,000 श्रद्धालु पहुंचे, तो वहीं 1 जून को खुली फूलों की घाटी में भी मंगलवार 3 जून को अच्छी खासे पर्यटकों की भीड़ देखने को मिली। करीब 237 भारतीय और एक विदेशी पर्यटक के साथ कुल 238 प्राकृतिक प्रेमी पर्यटक स्थल बता दें मंगलवार 3 जून को वैली के प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे। प्रदेश में आज भी हल्की बारिश के आसार के साथ ही तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आने वाले दिनों की बात की जाए तो 6 जून तक प्रदेश भर में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि मानसून 10 जून तक राज्य में दस्तक देगा। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है और ऐसे में मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में मौसम ऐसा ही रहेगा। सभी जिलों में बारिश के आसार भी जताए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जहां बर्फबारी होगी तो मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना देखने को मिलेगी। तेज गर्जना होगी और साथ ही तेज हवाएं भी चलने के आसार उन्होंने बताए हैं। आपको बता दें कि लगभग 10 जून के बाद कभी भी मानसून उत्तराखंड में दस्तक दे सकता है और इसी के लिए
प्री मानसून की तैयारियों में भी प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। ऐसे में तैयारियां पूरी हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा भी उत्तराखंड में जारी है और उसके लिहाज से भी ये कहा गया है कि जगह जगह टीमों को तैनात किया जाए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि आपदा जैसे हालात भी उत्तराखंड में कई बार बनते हैं, भूस्खलन जैसी दिक्कतें जो हैं वो होती हैं और अक्सर जो बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, तीर्थयात्री पहुँचते हैं, उनको 2-4 होना पड़ता है इन व्यवस्थाओं के कारण। और ऐसे में राज्य सरकार ने तत्परता के साथ पूरा कार्य भी किया है, आपदा कंट्रोल रूम को तैनात भी किया हुआ है और सभी जिलों के जिला अधिकारियों को भी सुनिश्चित किया गया है कि जगह जगह वो अपनी पैनी नज़र बनाए रखें अपने जिलों में खासकर, और किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत आती है तो तुरंत आपदा कंट्रोल रूम या फिर मुख्यमंत्री तक इसकी बात पहुंचाएं। हालांकि मुख्यमंत्री भी इसको लेकर लगातार तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। एक तरफ जहां देश के कई राज्यों में गर्मी से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ देवभूमि उत्तराखंड में 2 दिनों से बारिश हो रही है। मंगलवार को चमोली रुद्रप्रयाग में घंटों बर्फबारी हुई तो नैनीताल में ओलावृष्टि भी हुई है। ऐसे में हिमालय में विराजमान बाबा केदारनाथ, तृतीय केदार तुंगनाथ और मदमहेश्वर धाम में भक्तों ने बर्फबारी का आनंद भी लिया है। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली, रुद्रप्रयाग और नैनीताल की है। मैदानी इलाकों में बारिश तो ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। रुद्रप्रयाग जिले के हिमालय में विराजमान बाबा केदारनाथ, तृतीय केदार तुंगनाथ व मदमहेश्वर धाम में बर्फबारी हुई। धामों में पहुंच रहे भक्त बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। जून माह की शुरुआत में हुई बर्फबारी से केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठे। केदारनाथ धाम में अब तक 7.5 लाख से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है, जबकि यात्रा पड़ाव में भी तीर्थ यात्रियों को हर संभव मदद की जा रही है। आज जो है जून की 3 तारीख जहाँ हो चुकी है, जहाँ गर्मी होती थी, इन दोनों लोग बाहर बैठ करके भगवान के दर्शन किया करते थे, लाइन भी लगा करते थे। लेकिन मैं देख रहा लगातार आज सुबह से जो है बर्फबारी हो रही है और तमाम पहाड़ों पर बर्फबारी गिरी हुई है और यात्रीगण को हजारों की संख्या में यात्री लाइन में खड़े हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, यात्रा सेहत में काफी बदलाव दिखाई दे रहा है। यात्रा खूब बढ़ती जा रही है और CKR सभा, कोई सभा, मंदिर समिति, पुलिस प्रशासन सभी लोग जो है यात्री की सेवा में लगे हुए हैं। अलाव चला हुआ है यात्री की सेवा के लिए। और मैं देश विदेश की यात्रा को कहना चाहता हूँ, आप आइए भगवान के के दर्शन करने के लिए। किसी प्रकार की कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ओम नमः शिवाय, जय बाबा केदार, हर हर महादेव। वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित उमेश चंद्र पोस्ती ने बताया कि जून माह की शुरुआत में बर्फबारी होने से गर्मी से राहत मिल रही है। सिख धर्म तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में फिर बर्फबारी हुई। दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारे श्री हेमकुंड साहिब धाम में भारी बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के दुर्लभ नजारों के बीच करीब 3500 श्रद्धालु गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब पहुँचे। दरबार साहिब में मत्था टेक कर गुरु महाराज जी की अरदास सुन्निहाल हुई। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के सीनियर मैनेजर सरदार सेवा सिंह ने बताया कि गुरु साहिब जी के धाम में संगत की भीड़ है। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी होने पर गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा सभी संगतों को समय पर नीचे गोविंद धाम घांगरिया लौटने की अपील की गई और SDRF ने भी समय से सभी श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा परिसर से नीचे गुरु आस्था पथ तक पहुंचाने में मदद की है। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास अचानक मूसलाधार बारिश के चलते ही जून महीने में जमकर ओलावृष्टि हुई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इधर अचानक ओलावृष्टि हो जाने से राहगीरों और पर्यटकों ने जहां सर छिपाने का मौका मिला, वहीं पर शरण ले ली। ओलावृष्टि से ठंड में भी इजाफा हुआ है। मूसलाधार बारिश से नाले सड़क उफान पर आ गए। ओलावृष्टि इतनी भयंकर हुई कि जो जहां था वहीं पर रुक गया। नैनीताल और उसके आसपास मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि से गर्मी के समय में भी लोगों को ठंडे दिनों के कपड़े पहनने पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। केंद्र में बीजेपी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी शासित राज्यों के विशेष कार्यक्रमों की तैयारियां यहां पर की जा रही है। 11 साल में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही जा रही है। इसको लेकर तैयारियां हैं, जिन पर राजनीति भी हो रही है। उत्तराखंड में तैयारियों पर कांग्रेस का कहना है कि इन 11 वर्षों में हुआ ही क्या है जो जश्न की तैयारियां चल रही हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है, रिपोर्ट देखिए।
केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है, जिस पर उत्तराखंड कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस के आरोप पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को झूठ बोलने की आदत सी पड़ गई है। बीजेपी का कहना है कि अगर पीएम मोदी ने कुछ काम नहीं किया है तो देश की जनता बार बार बीजेपी को सत्ता में क्यों बैठा रही है। पूरे देश में पीएम मोदी की तारीफ हो रही है। मुझे लगता है कि देखिए कांग्रेस को आदत सी पड़ गई है झूठ बोलने की। ऐसी कौन सी मशीन कांग्रेस के पास है इतना बड़ा झूठ बोलने की कि वो हर बार कोई ना किसी बात पर झूठ बोलने का काम करते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने काम न किया होता तो आज देश के अंदर जो तीसरी बार सरकार बनी है और उत्तराखंड से में ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है, तो मुझे लगता है ये कांग्रेस को देखना चाहिए। और जनता ने बार बार कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है। बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देहरादून से दिल्ली तक के रास्ते की बात करें, पहले 6 से 7 घंटे लगा करते थे और आज 2.5 से 3 घंटे में दिल्ली पहुंच रहे हैं। कांग्रेस को शायद ये सब दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि उनका चश्मा धूमिल हो गया है। इसीलिए देश की जनता बार बार उनको आईना दिखाने का काम करती है। कांग्रेस ने जितने भी संस्थान बनाने का काम किया था उनको आज 3 गुना करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तमाम पूरे देश के अंदर जिस तरीके से विकास हो रहा है, जिस तरीके से इस देश को आर्थिकी से भी और मजबूत किया जा रहा है, आज कांग्रेस को मुझे लगता है कुछ दिखाई नहीं देता। आज अगर हम देहरादून से दिल्ली तक रास्ते की बात करें तो हमें 6 से 7 घंटे लगा करते थे, आज हम 2.5 से 3 घंटे में दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो ये जो है सफलता है, ये विकास है जो है केंद्र की सरकार का और राज्य की सरकार का। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को शायद ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं पड़ती और इसीलिए उनका चश्मा इतना धूमिल हो चुका है और जनता बार बार उनको आईना दिखाने का काम कर रही है। उसके बाद भी कांग्रेस सबक नहीं ले रही है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि वो बीजेपी से पूछना चाहती हैं कि वो किस बात का जश्न मनाने जा रहे हैं। आज 11 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, देश में महिलाएं असुरक्षित हैं, पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हुई। 11 सालों में जनता बेहाल रही है, लिहाजा सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को इन सभी बातों का जवाब देना चाहिए। समझ नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी जश्न किस बात का मना रही है। इन 11 सालों में कौन सी ऐसी उपलब्धि हुई है जिसका जश्न मनाया जा रहा है? क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि 45 सालों में सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी दर रही है तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में रही है? क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि गलवान घाटी में किस तरीके से चाइना ने हमारे जवानों को शहीद करने का कार्य किया और हमारी ज़मीन को जो है कब्जा करने का कार्य किया? क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि पुलवामा में जिस तरीके से हमारे जवान शहीद हुए और आज तक उसकी जांच भी पूरी नहीं हो पाई, इस बात का जश्न मना रहे हैं? यहाँ पे इस बात का जश्न मना रहे हैं कि पहलगाम में 26 जो सेनानी थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया और उसके बावजूद हमारी सेना ने जब आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया तो भारतीय जनता पार्टी के ही जो है मंत्री और उन्होंने मुखबरी करके हमारे जवानों को जो है मौत के घाट उतारने का कार्य किया। किस बात का जो है जश्न मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो 2 दिन पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस तरीके से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की वजह से जिनको फांसी की सजा होनी थी उनको सिर्फ उम्र कैद की सजा हुई, इस बात का जश्न मना रहे हैं। महिला असुरक्षित है, इस बात का जश्न मनाएगी भाजपा। महंगाई चरम पर है, महिलाएं महंगाई से परेशान है, इस बात का जश्न मना रही है। नौजवान जो है बेरोजगार है, आज भी सचिवालय पे प्रदर्शन हो रहे हैं, हर दिन प्रदेश के हर किसी ना किसी कोने में प्रदर्शन होते हैं। तो मुझे लगता है भाजपा को शर्म आनी चाहिए कि 11 साल जनता बेहाल रही है और उसके बाद वो जश्न की बात कर रहे हैं। पीएम मोदी के 11 साल के कार्यकाल में देश की जनता का कितना भला हुआ ये कहना मुश्किल है, लेकिन आरोपों की राजनीति के बीच सवाल है कि अगर बीजेपी सरकार की कार्यशैली से जनता खुश नहीं है तो फिर लगातार बीजेपी की जीत क्यों हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। राजधानी देहरादून में जल्दी हवा के चलने वाली बसों में अब यात्री सफर कर सकेंगे। ऐसा हम नहीं बल्कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कर रहे हैं।
दरअसल नितिन गडकरी उत्तराखंड देहरादून दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि देहरादून में ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है, लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। इसके लिए वो हवा में चलने वाली बसों का संचालन करना चाहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री धामी से भी कह दिया है कि वो इसके लिए उन्हें एक प्रस्ताव बनाकर दें, उसको पारित करना हमारी जिम्मेदारी है। राजधानी देहरादून में अब जल्द ही आप सभी भी हवा में चलती हुई बसों का सफर कर सकेंगे। दरअसल ये हम नहीं कह रहे हैं, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है। आपको बता दें कि नितिन गडकरी उत्तराखंड के दौरे पर थे। देहरादून में वो इस दौरान थे जब उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से देहरादून में दिनों दिन ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है, लोग परेशान हैं, उनकी हालत उन्होंने भी देखी है। और ऐसे में उन्होंने ये दावा भी किया है कि देहरादून में आने वाले समय में जो बसें हैं वो हवा में चलेंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो उसको लेकर प्रस्ताव भी तैयार करने की बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कि आप जल्द ही इसका प्रस्ताव बनाकर हमारे पास भेजिए ताकि आप इस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित कर सकें और जल्द ही लोगों को निजात भी मिल सकेगी ट्रैफिक जाम से, और लोग जो है वो हवा में बसों में चलने का एक सफ़र भी का भी लुत्फ उठा सकेंगे। और टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं कमिश्नर ने जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय का औचक निरीक्षण कर जिला विकास प्राधिकरण के अभिलेखों की जांच की है और नाराजगी जताते हुए कार्यालय में फाइल्स को सूचीबद्ध तरीके से रखने के निर्देश दिए। वहीं कमिश्नर ने 1 सप्ताह के भीतर सभी कमियों को दुरुस्त करने के लिए अन्यथा संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर आश्वस्त किया है। साथ ही घरेलू और कमर्शियल वादों की अलग अलग सूची बनाने को कहा है। इसके अलावा अब सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि उनके अधीन आने वाले विभाग विशेष तौर पर पब्लिक डीलिंग ज्यादा करते हैं और उन विभागों में उनकी ओर से किए गए निरीक्षण की आखिर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही गई है। जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके ऑफिस का आज मैंने इंस्पेक्शन किया, क्योंकि आप जानते हैं कि पब्लिक के काम इस ऑफिस से पढ़ते रहते हैं और रेवेन्यू भी बहुत इन्वॉल्व होता है जिसको हम विकास कार्यों में खर्च करते हैं। तो उसको देखते हुए इसका इंस्पेक्शन आज मैंने किया था। तो एक तो अनियमितता पहली इसमें यही है कि कार्यालय में सूचीबद्ध तरीके से केसेस नहीं रखे हुए हैं। तो ये नहीं पता चल पा रहा है कि मान लीजिए कोई केस 2007 में हुआ तो उसका आज स्टेटस क्या है। सेकेंडली, इसका वर्गीकरण नहीं किया हुआ है कि कौन सा कमर्शियल है, कौन सा डोमेस्टिक है। थर्डली, जो मामले शमन हुए हैं तो जहाँ तक ऑनलाइन की बात है उनका रिकॉर्ड तो है क्योंकि वो ऑनलाइन है, लेकिन जो पुराने मामले बहुत से हैं जो ऑफलाइन शमन हुए हैं उसके संबंध में कोई रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है। तो पता नहीं चल पा रहा है कि कितने मामले शमन हुए, कैसे शमन हुए, क्या शमन सही प्रकार से हुआ, कोई गलती तो उसमें नहीं हुई। लेकिन जो बहुत सीरियस मैटर यहाँ पे है, जो मुझे लगा जो यहाँ पे के ऑफिसर्स नहीं देख रहे हैं, वो ये है कि जो वाद अगर संस्थित हो गया, कोई चालान हो गया, तो उसके बाद जो डेट्स मिलनी चाहिए, तो कुछ एक मामले ऐसे भी मिले जहाँ पे 5-5 साल से डेट ही नहीं मिली। तो मैं समझता हूँ कि एक ये गंभीर मसला है जो इसमें मैंने वीसी को कहा है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी हैं, कि ये संबंधित का स्पष्टीकरण प्राप्त कर लें और ऐसे मामले जिनमें डेट्स मिल ही नहीं रही है इनको सर्कुलेशन में लाया जाए, क्योंकि ऐसा ना करने से एक तो अवैध निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है और ये भी मैसेज जा रहा है कि कोई इसमें प्रिवेंटिव वर्क नहीं हो रहा है। और थर्डली, जो कंपाउंडिंग कराना चाहते होंगे या कंपाउंडिंग जिनकी हो सकती है वो रेवेन्यू भी सरकार को नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल इन खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।